हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 166। लेक्चर नंबर 165 की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर डायोड क्या होता है, पी और एन इन दोनों को जोड़ने से किस प्रकार से एक सेमीकंडक्टर डायोड का फॉर्मेशन होता है, एक अर्धचालक डायोड का निर्माण होता है। उस निर्माण की जो क्रियाविधि है वो अपन ने डिस्कस की थी। क्या होती है विसरण धारा, क्या होती है अपवन धारा और क्या होती है विभवरोधिका, किस प्रकार से विभवरोधिका जनरेट होती है और किस प्रकार से आवेश वाहकों की गति को कंट्रोल करके ये मतलब अपवन धारा और विसरण धारा इन दोनों को कंट्रोल करती है। ठीक है ना, ये बातें अपन ने डिस्कस की। फिर उसके बाद में फोर्ड बाइसिंग अपन ने पढ़ी, रिवर्स बाइसिंग अपन ने पढ़ी और इसके बाद में भंजन के दो प्रकार होते हैं, वो मैंने आपको पढ़ा दिए। अभी बच्चों अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर। तो क्या होता है दिष्टकारी? दिष्टकारी रेक्टिफायर, देखो ध्यान से, जो आपके पास में प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है, जो आपने एशिया ईएमआई वाले चैप्टर में पढ़ा था, वो क्या उत्पन्न करता है भाई? प्रत्यावर्ती धारा। वो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है, ठीक है ना। और ये जो प्रत्यावर्ती धारा है इसको अपन गुजारते हैं किससे? दिष्टकारी से। तो ध्यान से देखना, देखो ये प्रत्यावर्ती प्लस दिष्ट धारा का मिक्सर प्रदान करता है। इसके बाद इसको अपन जो फिल्टर परिपथ है इससे अगर अपन गुजारेंगे तो अपने को प्राप्त हो जाएगी दिष्ट धारा। तो ध्यान से देखना, देखो प्रत्यावर्ती धारा है ना, इस प्रत्यावर्ती धारा को दिष्टकारी के द्वारा दिष्ट धारा के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। बट इसका जो आउटपुट होता है उसके अंदर प्रत्यावर्ती और इसके अंदर जो दिष्ट है वो दोनों ही होते हैं। फिल्टर क्या करता है, इसके अंदर से, ध्यान से देखना, इसके अंदर से जो एसी है उसको क्या कर देता है? साइड में कर देता है और आपके पास में क्या बच जाती है? डीसी बच जाती है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, तो ये जो दिष्टकारी इसके अंदर अपन क्या काम में लेते हैं? डायोड काम में लेते हैं। तो सबसे पहला दिष्टकारी जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है अर्ध तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या होता है? देवदान से, इस अर्ध तरंग दिष्टकारी के अंदर एक इस प्रकार से एक ट्रांसफॉर्मर होता है, ये ट्रांसफार्मर की कुंडली होगी, प्राथमिक कुंडली, और ये ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली होगी और ये एक उबेनिस्ट क्रोड होती है। ये प्राइमरी कॉइल होगी, ये सेकेंडरी कॉइल होगी। प्राइमरी कॉइल है ना, यहां पर अपन लगा देते हैं इस प्रकार से एक डायोड, ये होता है आपके पास लोड प्रतिरोध। ये डायोड हो गया। यहां पर अपन क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। इनपुट कैसा होता है? ध्यान से देखना, देखो इनपुट होता है एसी, प्लस माइनस, ये आपके पास हो जाएगा इनपुट और ये हो जाएगा आपके पास एसी। अब सुनो भाई, जब इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो ये तो आपके पास में क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा।
तो इस स्थिति में आपका जो डायोड है वो क्या हो जाएगा, फोर्ड बाइस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्ड बाइस में। और फोर्ड बाइस में आपको पता है कि डायोड है उससे धारा प्रवाहित होती है, और डायोड से अगर धारा प्रवाहित होगी ना तो इस स्थिति में यहां पर आपको आउटपुट के रूप में देखने को मिलेगा भी। जब नेगेटिव आपके पास हाफ साइकिल होगा ऋणात्मक अर्थ चक्र, तो ये माइनस हो जाएगा, ये आपके पास में प्लस हो जाएगा। तो इस स्थिति में आपका डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस हो जाएगा तो डायोड के अंदर से किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो आउटपुट के रूप में लोड पे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर फिर से आपको प्राप्त होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल फिर से आपका खाली जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो धारा है इसका आयाम होता है आपके पास आई एम, यानी आई मैक्सिमम, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, इनपुट का जो पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर जो डायोड है वो होता है फोर्ड बाइस में, और इसके अंदर जो डायोड होता है वो होता है रिवर्स बाइस में। इस स्थिति में लोड प्रतिरोध पर आउटपुट प्राप्त होता है, लोड प्रतिरोध पर इस स्थिति में आउटपुट प्राप्त नहीं होता है। ये आपके पास इस प्रकार का जो आउटपुट प्राप्त हो रहा है इसका अगर अपन आरएमएस फाइंड आउट करते हैं, आई आरएमएस, तो ये आपके पास होता है आई एम बटे 2, याद रखना आपको। और यदि इसका अपन औसत निकालते हैं, आई एवरेज, औसत को आई डीसी भी बोला जा सकता है, तो ये आपके पास होता है आई एम बटे पाई होता है अभी। तो ये तो हो गया आपका अर्ध तरंग दिष्टकारी हो गया अभी। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी केवल आधी तरंग का दिष्टकरण करता है, इसके अंदर एक डायोड काम में लिया जाता है, एक डायोड अपने को काम में लेना है अभी इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है ये तो अपने को किस पे प्राप्त होता है अभी, लोड प्रतिरोध पे प्राप्त होता है। अब बात यह आती कि नेगेटिव हाफ साइकिल कहां पे गया, तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल अपने को डायोड पे प्राप्त होता है। इसमें जो नेगेटिव हाफ साइकिल है, साइकिल्स है, वो अपने को डायोड पर प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं, पॉजिटिव तो लोड पे आ गया, नेगेटिव, पॉजिटिव लोड पे आ गया, नेगेटिव, ये अपने को डायोड पे प्राप्त होते हैं इस प्रकार से। तो ये तो हो गया आपका अर्ध तरंग दिष्टकारी। इसके बाद में अगला अपन डिस्कस करते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी। सेकेंड है पूर्ण तरंग दिष्टकारी, इसको अपन बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ये भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है सेंटर टेप, एक होता है ब्रिज। एक तो होता है मध्य निष्कासी, एक होता है सेतुदिष्टकारी। इसके अंदर दो डायोड, इसके अंदर अपन 4 डायोड काम में लेने वाले हैं। तो यहां पर ध्यान से देखना, देखो अपन ने देखा दिष्टकारी क्या होता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या होता है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी दो प्रकार का होता है। इसके बाद में अपन सेंटर टेप और ब्रिज, ये दोनों प्रकार के जो दिष्टकारी है वो अपन डिस्कस करते हैं भाई। तो इन चीजों को भी नोट करें आप। तो देखिए बच्चों, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के अंदर सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले जो सेंटर टेप है वो, ठीक है ना, मध्य निष्कासी जिसका नाम है। तो देखिएगा ध्यान से, देखो इसके अंदर सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं सेंटर टेप। तो ए बोल देते हैं इसको अपन, ए बोले तो
मध्य निष्कासी, फुल वेव रेक्टिफायर। इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो इस प्रकार से ये अपने पास कोई भी एक ट्रांसफार्मर होता है, इस ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी कॉइल होगी, प्राथमिक कुंडली होगी, और फिर उसके बाद ये क्या होगी, क्रोड होगी, और फिर उसके बाद ये इसकी सेकेंडरी कॉइल होगी, द्वितीय कुंडली। तो इसको अपन प्राइमरी कॉइल बोल देते हैं, इसको अपन सेकेंडरी कॉइल बोल देते हैं। और यहां पर अपन जो इनपुट है वो इनपुट डालने वाले हैं भाई। और आपको बताइए कि रेक्टिफायर है, इसका इनपुट क्या होता है भाई, इसका इनपुट होता है जो आपका आउटपुट होता है किसका, एसी जनरेटर का। तो इसका इनपुट ये होता है, देखो ध्यान से, ये प्लस माइनस, ठीक है ना, ये इनपुट वोल्टेज हो गई भी। और ये जो इनपुट वोल्टेज है वो कैसी होती है भाई, अल्टरनेटिंग होती है, इनपुट होती है। तो ये कैसी होती है आपके पास, एसी होती है। अब यहां पर अपन क्या करते हैं, एक डायोड लगाते हैं, और यहां पर अपन एक दूसरा डायोड लगाते हैं। मैंने आपको बताया था कि सेंटर टेप है, इसके अंदर कितने डायोड्स होते हैं भाई, 2 डायोड्स होते हैं इसके अंदर। और फिर उसके बाद यहां पर अपन लगा देते हैं इस प्रकार से लोड लगाते हैं इसके बीच में। ये अपन लोड लगाते हैं, आरएल हो गया। और इस लोड पर अपन क्या करते हैं भाई, यहां पे जो आउटपुट है वो ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं डायोड D1। और यहां पे ये देगा आपके पास डायोड D2 देगा भी। अब आपका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर ये क्या देगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा। तो ये वाला डायोड तो क्या देगा, फॉरवर्ड बाइस में, और ये वाला डायोड आपके पास रिवर्स बाइस में हो गया। तो ये वाला जो डायोड है ये क्या करेगा, विद्युत धारा का चालन करेगा, जिससे धारा इस प्रकार से यूं होती हुई इसके अंदर से यूं गुजरेगी। और ये आपका जो लोड है, इस लोड पे क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको आउटपुट प्राप्त हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं लोड पर इस प्रकार से ये आपको आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल तो यहाँ पे इस प्रकार से यूं प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना, ये पॉजिटिव हो गया। इसके बाद में बात करते हैं अपन ध्यान से, नेगेटिव हाफ साइकिल है, इस नेगेटिव हाफ साइकिल में ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। तो अब की बार आपका जो डायोड D2 है वो क्या देगा, फॉरवर्ड बाइस में। तो डायोड D2 की फॉरवर्ड बाइस में होने की वजह से इस प्रकार से D2 से यूं होते हुए लोड रेजिस्टेंस के अंदर से फिर से आपको सेम डायरेक्शन में करंट प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो अब की बार भी इस लोड पर आपको आउटपुट की प्राप्ति होगी, बट ये आउटपुट किसकी वजह से प्राप्त होगा बच्चों, यहाँ पे इस डायोड D2 की वजह से प्राप्त होगा। तो डायोड D2 की वजह से फिर से इसके ऊपर ये आपको नेगेटिव हाफ साइकिल की प्राप्ति हो जाएगी। फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड, ये रिवर्स, तो फिर से आपको आउटपुट की प्राप्ति हो जाएगी। और फिर उसके बाद में ये प्लस हो गया, ये आपके पास माइनस हो गया। तो यहाँ पे इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, आउटपुट, आउटपुट हो गया। अब इस आउटपुट के अंदर ध्यान से देखना, देखो AC और इसके अंदर DC दोनों ही चीजें हैं भाई। और ये आपके पास इस प्रकार का जो आउटपुट होता है, इस आउटपुट के लिए जो आई एवरेज है, आई एवरेज बराबर कितना होता है, ध्यान से देखना, देखो 2Im अपॉन पाई। और आई एवरेज को अपन क्या बोल सकते हैं भाई, IDC भी बोल सकते हैं। और इसके लिए आपके पास जो IRMS है, IRMS बराबर कितना होता है आपके पास, Im बटे क्या होता है आपके पास, √2 होता है भाई, ठीक है ना। तो इसके लिए IRMS और आई एवरेज ये दोनों अपन ने फाइंड आउट कर लिए अभी। और यहां पर इसकी जो पीक वैल्यू है वो पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, Im हो जाएगी, ये Im हो गई अभी, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन क्या समझ सकते हैं कि जो भी आपके पास इनपुट है
इनपुट वोल्टेज है वो कैसी है, ध्यान से देखना, देखो अल्टरनेटिंग है, तो इसके पास एक तो पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है और एक आपके पास में क्या होता है अभी, नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। तो यहां पर आपके पास में जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर जो डायोड D1 है वो तो क्या देगा आपके पास में फॉरवर्ड बाइस में, और आपके पास में जो डायोड D2 है वो हो जाएगा आपके पास रिवर्स बाइस में हो जाएगा। और जो नेगेटिव हाफ साइकिल है इसके अंदर जो डायोड D2 है वो हो जाएगा आपके पास में फॉरवर्ड बाइस में, और जो डायोड D1 है वो क्या हो जाएगा आपके पास में रिवर्स बाइस में हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली अपन बोल सकते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये वाला फॉरवर्ड बाइस में होगा और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये वाला फॉरवर्ड बाइस में होगा। तो अल्टीमेटली आपको जो लोड प्रतिरोध है इस लोड प्रतिरोध पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल आपको आउटपुट के रूप में प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। इसी कारण से इसको अपन बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर यानी पूर्ण तरंग दिष्टकारी बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देखिएगा ध्यान से, दूसरे वाला जिसको अपन बोल सकते हैं बी, तो बी हो जाएगा आपके पास है सेतुदिष्टकारी। सेतुदिष्टकारी, अब सेतुदिष्टकारी वो किस प्रकार का होता है, ध्यान से देखना, देखो इसके अंदर भी कितने डायोड काम में आते हैं, भी 4 डायोड काम में आते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये तो आपके पास में क्या हो जाएगी, प्राइमरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल होगी। थोड़ी सी उधर की तरफ बना देता हूं ना, ये होगी आपके पास में प्राइमरी कॉइल। और इसके बाद में जो सेकेंडरी कॉइल है इस सेकेंडरी कॉइल से यहां पे जो आपके पास है लॉजिक गेट्स और लॉजिक गेट्स का कॉम्बिनेशन जोड़, अब ये कॉम्बिनेशन किस प्रकार का होता है, ध्यान से देखना, देखो इसके अंदर 4 आपको डायोड्स लगाने, भी सॉरी लॉजिक गेट नहीं डायोड, मैंने लॉजिक गेट बोल दिया डायोड। तो देखो ध्यान से, इसके अंदर अपने को 4 डायोड लगाने, 1 2 3, ये आपके पास है 4। अब कैसे लगाने, आमने सामने के जो दोनों डायोड होते हैं इनका मुंह एक तरफ होना चाहिए, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो ये वाला जो डायोड है ये हो गया। अभी यहां पे इस डायोड का नाम क्या देगा, D1 D2, ये D3, ये आपके पास है D4 हो गया, ठीक है ना। अब यहां पे इन दोनों के बीच में ये अपन लोड प्रतिरोध लगाने वाले हैं, ये लोड हो जाएगा अभी RL हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका कॉम्बिनेशन बनकर के तैयार हो चुका है अभी, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं अभी, ब्रिज, क्योंकि यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा बन रहा है, इस कारण से इसको अपन बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन क्या करते हैं अभी, इनपुट देते हैं, तो ये रहा आपका इनपुट। तो इनपुट के अंदर ध्यान से देखना, देखो ये आपके पास है पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये प्लस
माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है ना। तो ये आपके पास है इनपुट। इनपुट होता है वो क्या होता है, अभी प्योर एसी होता है। इसके बाद यहाँ पे जो लोड, जो आउटपुट प्राप्त होने वाला है, वो आउटपुट कैसा होगा, देखो ध्यान से, ये आउटपुट हो गया। तो अब सुनो ध्यान से, देखना, देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर ये क्या होगा आपके पास में पॉजिटिव, और ये आपके पास नेगेटिव होगा। ये अगर पॉजिटिव होगा तो इस स्थिति में आपके पास जो डायोड D2 है, वो D2 क्या हो जाएगा, फोर्ड बाई इसमें, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में ये जो D3 है वो भी क्या हो जाएगा, फोर्ड बाई इसमें हो जाएगा। तो धारा इस प्रकार से D2 से होते हुए, RL से होते हुए, D3 से होते हुए वापस इसके अंदर लौट जाएगी। तो इस स्थिति में D2 और D3 ये दोनों क्या होते हैं, अभी फोर्ड बाई इसमें होते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों की वजह से यहाँ पर अपने को आउटपुट है वो प्राप्त हो जाता है पॉजिटिव हाफ साइकिल का। फिर जब नेगेटिव हाफ साइकिल होता है तो ये माइनस हो जाएगा और ये आपके पास में प्लस हो जाएगा। तो इस स्थिति में इधर से यू करंट आएगी, ये फोर्ड बाई इसमें हो गया, तो D4 से होते हुए, RL से होते हुए, D1 से होते हुए वापस इसके अंदर इधर की तरफ लौट जाएगी। तो अब की बार आपके पास है जो डायोड है D1 और D4 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, फोर्ड बाई इसमें हो जाएंगे। तो नेगेटिव हाफ साइकिल है, इसके अंदर D1 और D4 ये दोनों, फिर क्या देगा आपके पास है D2 और D3, और फिर उसके बाद क्या देगा आपके पास है D1 और D4। ये बात होगी भी। तो यहां पे इसको अपन क्या बोलते हैं भी, आउटपुट बोलते हैं। तो आउटपुट है इसके अंदर AC और DC, दोनों चीजें इसके अंदर देखने को मिलेगी भी आपको। अब यहां पर अपन बोल सकते हैं कि जो इनपुट है, जो आपके पास है इनपुट वोल्टेज है, वो कैसी है भी, अल्टरनेटिंग है। इसके दो हाफ साइकिल होते हैं, एक तो था पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और एक आपके पास में क्या हो जाएगा भी, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ध्यान से देखना, तो यहां पर जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर आपका जो D2 और D3 ये फोर्ड बाई इसमें हो जाएंगे। तो D2 और D3 ये क्या देंगे, फोर्ड बाई इसमें देंगे, और बाकी D1 D4 क्या देंगे, रिवर्स बाइस में। और इस स्थिति में आपके पास जो D1 और D4 है वो क्या देगा आपके पास में, फोर्ड बाइस में। D2 और D3 क्या हो जाएंगे, रिवर्स बाइस में हो जाएंगे, ठीक है ना। और बाकी इसके लिए जो IRMS है, इसके लिए जो IRMS है वो भी कितनी होती है आपके पास, IM अपॉन √2 होती है। और इसके लिए I एवरेज, इसको अपन IDC भी बोल सकते हैं। ये कितना होता है आपके पास, 2IM बटे पाई होती है भाई, ठीक है ना। तो ये आपका मध्य निष्कासी और सेतु, ये तीनों प्रकार की, मतलब दो प्रकार की दिष्टकारी। एक तो आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसके अंदर एक डायोड काम में आता है। दो होते हैं आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर, जिसमें से एक होता है सेंट्रेटेव, जिसके अंदर दो डायोड काम में आते हैं, और एक होता है आपके पास ब्रिज रेक्टिफायर, जिसके अंदर चार डायोड काम में आते हैं, ठीक है ना। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। इनको नोट करें, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। तो चलिए बच्चों, देवदान से आपने पढ़ा कि दिष्टकारी होता क्या है। देवदान से जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर होता है, जो AC जनरेटर होता है, वो क्या करता है भी, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ये विद्युत ऊर्जा कौन सी होती है आपके पास, प्रत्यावर्ती धारा होती है। कौन सी धारा प्राप्त होती है, प्रत्यावर्ती धारा। तो ध्यान से देखना, देखो AC जनरेटर होता है वो क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है। और यदि इसको अपन किस में से गुजारते हैं, रेक्टिफायर में से, तो ये अपने को AC और DC का कॉम्बिनेशन देता है। और यदि इसको अपन फिल्टर सर्किट है उसके अंदर से पास आउट करवाते हैं, तो इस स्थिति में अपने को जो प्योर DC है वो प्राप्त होती है। तो फिल्टर सर्किट क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आपका जो रेक्टिफायर है इसके अंदर कुछ बातें, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहला टॉपिक है रेक्टिफायर है, इसकी दक्षता, जो दिष्टकारी है, इसकी दक्षता की बात करते हैं अपन। तो देखो ध्यान से, दिष्टकारी की दक्षता, आपको मालूम है दक्षता क्या होती है भी, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो दक्षता को अपन लिख देंगे ईटा बराबर, दक्षता क्या होती है ध्यान से देखना, देखो ईटा बराबर ये होती है आपके पास है DC निर्गत शक्ति अपॉन क्या होता है आपके पास है AC निर्गम
निर्गम का मतलब क्या होता है अभी, निर्गत का मतलब क्या होता है आउटपुट, और निर्गम का मतलब क्या होता है अभी, इनपुट होता है। अब बात सुनना भी, देखो डीसी पावर क्या होती है, आई स्क्वायर इंटू आर होता है, तो इसको अपन बोल सकते हैं आई डीसी या आई एवरेज का स्क्वायर इंटू, अब आपको जो आउटपुट है वो किस पर प्राप्त होता है, लोड पे, तो आरएल हो गया। और एसी निर्गम शक्ति, तो अपन ने जो भी करंट इसके अंदर एंटर करवाई है, इनपुट दिया है, उसका अपन आरएमएस लेते हैं, तो आई आरएमएस का होल स्क्वायर इंटू ये आपके पास आरएफ प्लस क्या होता है आपके पास आरएल होता है। भाई ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट ध्यान में रख सकते हो। अब यहाँ पर आपके पास जो आरएल है वो क्या होता है, लोड प्रतिरोध होता है, और जो आरएफ होता है वो क्या होता है, डायोड का अग्र प्रतिरोध होता है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड होता है, यानी फोल्ड बाइस कंडीशन में डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है वो आपके पास में क्या होता है, आरएफ होता है, ठीक है ना। और एक आदर्श डायोड का अग्र प्रतिरोध कितना मान के चलते हैं अपन, 0 मान के चलते हैं, ये मैंने बातें आपको बता रखी है भी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया ईटा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसके लिए ईटा हाफ वेव रेक्टिफायर बराबर अर्धतरंगदिष्टकारी के लिए जो आपके पास में आई एवरेज है वो कितना होता है भाई, अर्धतरंगदिष्टकारी के लिए आई एम बटे क्या देगा आपके पास में पाई, इसके बाद इसका होल स्क्वायर इंटू क्या देगा आपके पास आर एल बटे, यहां पर आई आर एम एस, इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई, आई एम बटे अर्धतरंगदिष्टकारी के लिए कितना होता है, 2 होता है, इसके बाद इसका होल स्क्वायर, ये आपके पास आर एफ प्लस क्या देगा आपके पास आर एल हो जाएगा। और यदि इसको अपन ढंग से सोल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 0.406, ये आपके पास आर एल अपॉन इसके बाद आर एफ प्लस क्या देगा आपके पास आर एल हो जाएगा। या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, देखो 0.406, ये जो आर एल है इसको मैं इसके अपॉन में ले जाऊंगा, तो आर एल बटे आर एल कितना देगा 1, और प्लस क्या देगा आपके पास आर एफ बटे ये आपके पास आर एल हो जाएगा। ये आपके पास है दक्षता का फॉर्मूला हो गया। अब इसके अंदर 2 बातें हो सकती है, एक तो जो आर एफ है इसको अपन 0 ले लेते हैं। आर एफ का मान 0 कब हो सकता है, जब डायोड है वो कैसा भी आदर्श है। तो पहला केस अपन देखते हैं इसके अंदर, यदि जो आर एफ है वो कितना हो जाएगा आपके पास है 0, अगर आपके पास आर एफ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 होगी, तो ईटा एच डब्ल्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, इसको अपन बोल सकते हैं 0.406, या इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40.6% आ जाएगा। इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो यदि आपके पास जो आर एफ है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर एल के बराबर हो जाएगा। तो यदि आपके पास जो आर एफ और आर एल दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो ये रेशियो कितना देगा 1, 1 + 1 कितना देगा 2 हो जाएगा। तो आपके पास इट्टा फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर बराबर कितना देगा आपके पास 0.203, या कितना देगा आपके पास 20.3% हो जाएगा। तो ये आपके पास जो दक्षता है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसकी भी इट्टा फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं अभी। तो ये आपके पास कितना देगा 2 IM अपन पाई का होल स्क्वायर RL अपन IM बटे √2 का होल स्क्वायर RF प्लस क्या होता है आपके पास RL होता है। और यदि इसको अपन सोल्व करते हैं तो ये आपके पास कितना देगा अभी 0.812 RL अपॉन RF प्लस RL 0.812 अपॉन 1 प्लस RF अपॉन RL हो जाएगा। अब इसके अंदर भी अपन वही 2 बातें लगा देंगे। यदि आपके पास जो RF है वो कितना देगा 0, यदि RF बराबर कितना देगा 0, तो इस स्थिति में इटा फुल वेव रेक्टिफायर बराबर कितना देगा, ध्यान से देखना। देखो RF को 0 कर देंगे ना तो इसको अपन बोलेंगे 0.812, या इसको अपन बोलेंगे 81.2% बोल देंगे। यानी इसका मतलब यह है कि आपने
जो आपने इनपुट पावर इसको दी है उसका 81.2% है वो आपको आउटपुट के रूप में प्राप्त होगा, और बाकी बचा हुआ पार्ट है वो क्या करेगा, लॉस कर जाएगा, ठीक है ना, उसकी हानि हो जाएगी। और यदि जो आरएफ है वो किसके बराबर हो जाएगा, आरएल के बराबर हो जाएगा। आपके पास ईटा फुल वेव रेक्टिफायर बराबर कितना देगा, 0.406 बराबर कितना देगा आपके पास है 40.6% हो जाएगा, और इसको अपन क्या बोल देंगे, मैक्सिमम बोल देंगे भाई, ठीक है ना। तो बात सुनना भी मेरी देवदान से, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है इसकी अधिकतम दक्षता कितनी होती है भी, 40.6% होती है, और जो फुल वेव रेक्टिफायर है इसकी अधिकतम दक्षता कितनी होती है, 81.2% होती है। तो इसीलिए आप किसको ज्यादा प्रीफर करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर को, क्योंकि डायोड है बहुत सस्ते होते हैं, इनका कोई ज्यादा चार्ज नहीं लगता है। बट भाई ऐसा नहीं कि भाई उसमें एक डायोड काम में आता है, इसमें 2-4 डायोड काम में आते हैं, इस कारण से वो कम डायोड वाला अपन काम में लेंगे क्योंकि वो सस्ता होता है। सस्ते महंगे का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि डायोड बहुत सस्ते आते हैं भी, ठीक है ना, इनका कोई ज्यादा चार्ज नहीं लगता है। बट फिर भी जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है इसकी दक्षता ज्यादा होती है, इस कारण से जो फुल वेव रेक्टिफायर है इसी को अपन क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में अगला पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं दक्षता के बाद में। एक होता है आपके पास रूप गुणांक। रूप गुणांक को अपन बोलते हैं फॉर्म फैक्टर, और इसको अपन लिखते हैं किससे भी, एफ से लिखते हैं, ठीक है ना। तो जो दिष्टकारी है दिष्टकारी का जो आउटपुट है, उस दिष्टकारी के आउटपुट के अंदर ध्यान से देखना, देखो जो दिष्टकारी का आउटपुट है उसके अंदर फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है आपके पास है, एफ बराबर क्या होता है, ये अपन ने देखो ध्यान से इसके लिए पढ़ा था अपन ने कि देखो अपन ने एसी और डीसी इनकी जो आरएमएस मान वगैरह वो सारे के सारे अपन ने पढ़ रखे हैं। तो आई आरएमएस अपॉन क्या होता है आपके पास है, ये होता है आपके पास है आईडीसी होता है, या आईडीसी इसको अपन क्या बोल सकते हैं, आई एवरेज बोल सकते हैं, ठीक है ना। और जो आपका आई एवरेज है, इस आई एवरेज को अपन क्या बोल सकते हैं अभी, आईडीसी भी बोल देंगे इसको अपन, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो फॉर्म फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर बराबर अर्ध तरंग दिष्टकारी, इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, आरएमएस वैल्यू ये होती है आपके पास IM/2, ठीक है ना, आरएमएस वैल्यू ये होती है। और एवरेज वैल्यू कितनी होती है आपके पास, IM/ क्या होती है, पाई होती है। IM से IM को काट दो तो ये आपके पास हो जाएगा पाई/2। इसके बाद में फॉर्म फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर बराबर, ये आपके पास में कितना देगा, आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, IM/क्या देगा आपके पास, √2, और इसको अपन क्या बोलेंगे 2IM/पाई। IM से IM को काट दो तो ये आपके पास हो जाएगा पाई/2√2 बन जाएगा भी। ये तो आपके पास रूप गुणांक हो गया, याद ही रखने के हैं भाई, और क्या है, एक होता है आपके पास उर्मिका गुणांक, रिफल फैक्टर, इसको अपन लिख देते हैं आर से लिख देते हैं। तो ध्यान से देखना, देखो रिपल फैक्टर क्या होता है भाई, दिष्टकारी के आउटपुट में, देखो बच्चों आपको मालूम है कि जो दिष्टकारी होता है उसके आउटपुट के अंदर आपको एसी कंपोनेंट भी प्राप्त होता है, उसके अंदर डीसी भी प्राप्त होता है। मैंने लिखा था ना एसी प्लस डीसी, दोनों ही चीजें होती है इसके अंदर। तो उसके अंदर आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है आपके पास IAC अपॉन क्या होता है आपके पास, IDC होता है, ठीक है ना। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ध्यान से देखना, देखो IRMS बराबर क्या होता है आपके पास, IAC² प्लस क्या होता है आपके पास, IDC² का रूट हो जाएगा भाई। तो यहां से अगर आपको IAC पता करना है, दोनों तरफ से आप स्क्वायर कर दो तो IRMS² बराबर IAC² प्लस IDC² हो जाएगा। तो यहां से
आई ए सी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, आई आर एम एस स्क्वायर माइनस क्या देगा आपके पास में, आई डी सी स्क्वायर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, देखो आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर, पूरे पे ब्रैकेट लगाने वाला हूं, आई डी सी है, इसको भी अपन क्या बना देंगे, स्क्वायर बना देंगे। तो यहां से आपके पास आर बराबर क्या बन जाएगा, ध्यान से, ये तो देगा आपके पास आई आर एम एस बटे आई डी सी, इसको अपन बोलेंगे आई आर एम एस बटे आई डी सी, इसका स्क्वायर माइनस आई डी सी बटे आई डी सी कितना हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। तो यहां से आपके पास आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर आई आर एम एस अपॉन आई डी सी। तो ध्यान से देखना, देखो आई आर एम एस अपॉन आई डी सी, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एफ बोल सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा एफ स्क्वायर और -1 का क्या हो जाएगा आपके पास है, रूट हो जाएगा अभी। अब देखो ध्यान से मेरी बात, आपके पास जो अर्धतरंगदिष्टकारी है, जो पूर्ण तरंगदिष्टकारी है, दोनों के लिए एफ की वैल्यू आपको मालूम है, एफ की वैल्यू ये पुट कर दोगे तो रिपल फैक्टर आ जाएगा किसके लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, और एफ की वैल्यू अगर आप ये पुट कर दोगे तो आपके पास रिपल फैक्टर आ जाएगा किसके लिए, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। इसी के साथ में बच्चों आपका जो दिष्टकारी है वो फिनिश होता है। तो ध्यान से देखना, देखो दिष्टकारी के अंदर मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जो एसी जनरेटर होता है वो क्या करता है, अभी प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है। इस प्रत्यावर्ती धारा को दिष्टकारी के अंदर से जब अपन गुजारते हैं तो ये क्या करता है, अभी ये एसी और डीसी का अपने को कंपोनेंट देता है, और फिर उसके बाद जब इसको फिल्टर सर्किट के अंदर से पास आउट करवाते हैं तो इस स्थिति में ये इसके एसी को बाहर कर देता है और अपने को प्योर डीसी देता है अभी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर है 2 प्रकार का होता है, एक होता है सेंटर टेप और एक क्या होता है अभी ब्रिज होता है। कितने कितने इनके अंदर डायोड काम में आते हैं। और हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर है, इनका जो आउटपुट है, इस आउटपुट की आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है, ये मैंने आपको बताई। और फिर उसके बाद में अपन ने इनकी जो दक्षता है उस दक्षता की बात अपन ने की है, और उसके बाद में जो फॉर्म फैक्टर उसकी बात अपन ने की है, और रिपल फैक्टर उसकी बात अपन ने की है। तो इन सारी की सारी चीजों को नोट करें, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, फिल्टर परिपथ पढ़ते हैं अपन। चलिए बच्चों, दिष्टकारी अपना फिनिश हो गया। इसके बाद में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं फिल्टर सर्किट। तो फिल्टर सर्किट के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि वास्तव में फिल्टर सर्किट होता क्या है, इसको अपन कहाँ पे काम में लेते हैं, इसका काम क्या होता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में फिल्टर सर्किट है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स काम में आते हैं, कौन कौन सी डिवाइसेज इसके अंदर लगती है, और उन डिवाइसेज के काम करने का तरीका क्या होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ भाई, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो सुनो। सबसे पहले जो रेक्टिफायर है, ध्यान से देखना, देखो आपके पास जो एसी है, इस एसी को अगर आपने रेक्टिफायर के अंदर से गुजार दिया तो आपके पास एसी प्लस डीसी दोनों प्राप्त होती है। और इसको ध्यान से देखना, देखो अगर आपने फिल्टर सर्किट के अंदर से गुजार दिया तो इस स्थिति में आपको प्राप्त होती है प्योर डीसी। ये तो काम होता है किसका भी, फिल्टर सर्किट का। तो ये आपका जो फिल्टर सर्किट है यही अपन पढ़ने वाले हैं। तो फिल्टर सर्किट एसी प्लस डीसी में से किसको बाहर निकाल देता है भाई, ये इस प्रकार से एसी को बाहर निकाल देता है। अभी कैसे निकालता है इसकी मैकेनिज्म मैं आपको समझाऊंगा। इसके लिए एक तो होता है आपके पास में एल और एक होता है आपके पास है सी, इन दोनों का काम अपन समझने वाले हैं। एल एल क्या होता है, अभी प्रेरकत्व होता है। क्या होता है, प्रेरकत्व। क्या करता है ये, देखो प्रेरकत्व है, आपको पता है कि ये धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। धारा में परिवर्तन किसके लिए होता है, अभी एसी के लिए होता है। तो ये क्या करता है, अभी एसी का विरोध करता है। तो ये एसी का विरोध करता है। एक होता है आपके पास है सी, ये सी हो गया। ये किसका विरोध करता है, अभी ये डीसी का विरोध करता है। आपने एसी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, आपको पता है कि जो डीसी है उस डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी यानी एफ कितना होता है, अभी 0 होता है, ठीक है ना। और
आपको मालूम है कि एक्स एल बराबर कितना होता है आपके पास में 2 पाई एफ एल, एक्स सी बराबर कितना होता है आपके पास 1/2 पाई एफ इंटू सी होता है। डी सी के लिए एफ कितना होता है भाई 0 होता है, कितना होता है 0, तो एफ 0 तो ये भी 0। डी सी के लिए एफ कितना होता है 0 होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास अनंत हो जाएगा। तो जो एल होता है वो तो डी सी के लिए 0 प्रतिघात उत्पन्न करता है, और जो सी होता है वो डी सी के लिए अनंत प्रतिघात उत्पन्न करता है। ये सारी की सारी बातें आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से, वैसे तो बहुत प्रकार के फिल्टर परिपथ होते हैं, बट मेनली आपके पास में 2 प्रकार के फिल्टर होते हैं। एक तो होता है क्या होता है टी होता है, ठीक है ना, इसका नाम क्या होता है टी फिल्टर होता है, तो इसको अपन बोलते हैं टी खंड फिल्टर, इसका नाम होता है टी। बहुत होते हैं, इनमें से 2 एडवांस होते हैं, वो पढ़ाता हूं मैं, टी खंड फिल्टर, और एक मैं इधर की तरफ यहां पे लिख देता हूं पाई खंड फिल्टर। तो टी फिल्टर, इसके अंदर तो अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखना, तो इस प्रकार से टी बना देंगे, और पाई है इसके अंदर अपन क्या कर देंगे, इस प्रकार से पाई बना देंगे। पाई बना देंगे। ये जो खड़ी शाखाएं हैं इनके अंदर जोड़ना आपको सी, और ये वाली जो शाखाएं हैं इनके अंदर आपको जोड़ना भी एल। ये एल जोड़ना है, ये एल हो गया, ये एल हो गया, ये सी जोड़ना है, ये टी बन गया ना। यहां पर आपको क्या जोड़ना है अभी, एल। यहां पर भी आपको जोड़ना है एल, ये एल हो गया, एल एल एल। यहां पर आपको सी जोड़ना है, यहां पर भी आपको सी जोड़ना है, ये सी हो गया, ये सी हो गया, ये पाई बन गया। इसको भी कंप्लीट कर देते हैं, इसको भी अपन कंप्लीट कर देते हैं। यहां पर भी अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से लोड प्रतिरोध लगा देते हैं जिस पर आपको आउटपुट प्राप्त होने वाला है, और यहां पर अपन क्या करेंगे भी, इसको इनपुट देने वाले हैं। यहां पर इसको अपन क्या करेंगे भी, इनपुट देंगे। यहां पर अपन इस प्रकार से लोड प्रतिरोध लगा देते हैं जिस पर अपने को आउटपुट की प्राप्ति होने वाली है, ठीक है ना। अब बात सुना भी, इसको जो इनपुट है वो इनपुट अपन कैसा देंगे, ध्यान से देखना, देखो इसको जो अपन इनपुट देने वाले हैं वो इनपुट ऐसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल सारे के सारे आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में प्राप्त होते हैं। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा आउटपुट हो जाएगा किसका, रेक्टिफायर का, फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट, वो अपन इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा देंगे, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है एसी प्लस क्या होता है आपके पास डीसी होता है। अब जब ये एसी प्लस डीसी इसके अंदर से गुजरेगा तो ये किसको रोक लेगा भी, एसी को रोक लेगा। तो इससे निकलने के बाद भी यहां पर मिलेगा आपको डीसी प्लस क्या हो जाएगा आपके पास लो एसी, क्योंकि इसने कुछ एसी को तो रोक लिया है। अब आपको पता होगा कि ये जो है ना, ये डीसी का तो विरोध करता है संधारित्र, बट एसी को अपने अंदर से गुजार देता है। तो इसके अंदर जो कुछ एसी बची, इस कुछ एसी को अपने अंदर से ये गुजार देता है संधारित्र,
तो कुछ एसी फिर से इधर की तरफ निकल गई, तो इससे निकलने के बाद में यहाँ पर जो भी बचेगी ना वो आपके पास हो जाएगी डीसी प्लस क्या हो जाएगी, वेरी लो एसी हो जाएगी। और फिर उसके बाद में इसमें से कुछ एसी को फिर ये वो रोक लेगा, तो यहाँ पर क्या देगी आपके पास में डीसी प्लस क्या हो जाएगी आपके पास में वेरी वेरी लो एसी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो लोड है, इस लोड पर जो आउटपुट आपको प्राप्त होने वाला है वो आउटपुट कैसा सा हो जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। आउटपुट आपको इस प्रकार का यूं प्राप्त हो जाएगा अभी, मतलब ये लगभग क्या होता है अभी, कांस्टेंट होता है इस प्रकार से। ठीक है ना। तो ये आपके पास में क्या देंगे डीसी, इसके अंदर अपन बोलेंगे डीसी प्लस क्या देंगे आपके पास में वेरी वेरी लो एसी हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपका लोड है जिस पर आपको आउटपुट की प्राप्ति होने वाली है। इसी प्रकार से यहां पर भी अपन क्या करते हैं भी, यहां पर भी ध्यान से देखना, देखो अपन क्या करते हैं डीसी प्लस एसी, ये एसी को रोकेगा तो डीसी प्लस लो एसी, इधर से कुछ एसी निकल जाएगी तो यहां पर डीसी प्लस क्या हो जाएगी वेरी लो एसी, फिर उसके बाद में कुछ एसी इधर से निकल जाएगी, भाई कुछ एसी को ये क्या करेगा भी, रोक लेगा, तो यहां से क्या बन जाएगा आपके पास डीसी प्लस क्या हो जाएगी वेरी वेरी लो एसी, ठीक है ना। फिर कुछ एसी इधर से निकल जाएगी तो फिर उसके बाद डीसी प्लस क्या हो जाएगी वेरी 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 लो एसी, और कुछ एसी को ये रोक लेगा तो यहां पर क्या हो जाएगी आपके पास डीसी प्लस वेरी 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 लो एसी हो जाएगी। तो आपका जो आउटपुट होगा उसके अंदर लगभग आपको क्या प्राप्त होने वाला है अभी, एसी प्राप्त होने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, ये आपका जो रेक्टिफायर है वो रेक्टिफायर इसी के साथ में फिनिश होता है, और रेक्टिफायर फिनिश होने के साथ में अपना आज का ये जो लेक्चर है इस लेक्चर को भी अपन फिनिश कर दें। तो बच्चों ये था आपका लेक्चर नंबर 166, इसके अंदर अपन ने पूरा जो कंप्लीट रेक्टिफायर है उसको अपन ने फिनिश किया है। इसके बाद अगले लेक्चर पर जब अपन मिलेंगे तो विभिन्न प्रकार के जो डायोड होते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे, जिनको अपन बोलते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। कौन कौन से डायोड होते हैं, एक तो होता है जेनर डायोड होता है, एक कौन सा होता है, एक होता है फोटो सेल होता है या फोटो डायोड होता है, क्या होता है फोटो डायोड होता है, एक आपके पास में फोटो सेल होता है, और एक एलईडी होता है। इस प्रकार के डायोड्स वगैरह हैं ये अपन डिस्कस करेंगे, और इसके बाद में अपन डायोड पर आधारित कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, कुछ अच्छे जो कॉम्बिनेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको अगले लेक्चर पर समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। और फिर उसके बाद में आपका केवल एक ही टॉपिक इस चैप्टर के अंदर बचेगा, ट्रांजिस्टर, जिसको अपन आराम से डिस्कस करेंगे भी। तो इन सारी की सारी चीजों को नोट करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर पे।